हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। हमने देखिए एक्ट स्टार्ट किया था जिसमें सेक्शन के एमसीक्यू करा रहे थे, जिससे कि आपको सेक्शन याद हो जाए कि सेक्शन 10, सेक्शन 19, सेक्शन 22, 22A, सभी महत्वपूर्ण सेक्शन जो कि आपको महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए होता है। जैसे आप पूछते हैं ना माइंस एक्ट में कौन सा सेक्शन महत्वपूर्ण पड़े कि माइनिंग में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, तो बिल्कुल मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपको मतलब इंपॉर्टेंस सारा एमसीक्यू खत्म कर दूंगा हर एक चैप्टर से। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अगर जो भी इस बार डीजीएमएस माइनिंग मेड फॉर मैन या किसी अदर कम्प्यूटर एग्जाम में बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या, पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन 61। हमने 60 तक खत्म किया था, 61 से अब 88 तक देख लेते हैं। 61 किससे संबंधित है? तो आपका बाय लॉ संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपका किससे संबंधित है? सेक्शन 61 तो बाय लॉ से संबंधित है। तो आपको देखिए सेक्शन भी याद हो गया और सेक्शन में क्या है, क्या प्रावधान दिया गया, ये भी आपके लिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 61A में क्या प्रावधान दिया गया है? तो भी रेगुलेशन रूल्स बाय लॉ लोकसभा में रखना आपका 61 में प्रावधान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 62 में क्या दिया हुआ है? तो अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट आदि खानों में लगाना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 62 में हो जाता है। आगे देखेंगे सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेक्शन 33 से दिया हुआ है, सेक्शन 63 से दिया हुआ है। सेक्शन 63 किस विषय पर संबंधित है? तो ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपका 63 हो जाता है रुकावट संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन 64। सेक्शन 64 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी क्वेश्चन या प्रश्न में आपको दिक्कत होगी बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल माइनिंग सर्वर विशाल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे संबंधी डाउट हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता है आपका आंसर बी। मतलब अपॉइंटमेंट क्या लिखा है? रिकॉर्ड की जालसाजी, रिकॉर्ड्स की जालसाजी आपके सेक्शन 64 में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग को इस प्रश्न सही ढंग से देखिए। चलिए, कोई सेक्शन 65 में दिया है, सेक्शन 65 माइंस एक्ट का सेक्शन 65 मतलब धारा 65 में कौन सा आपका दिया हुआ है? तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, मतलब अपने फिटनेस सर्टिफिकेट का आपने गलत प्रमाण पत्र दिया है, इसके बारे में आपका इसमें प्रावधान दिया गया है। अगर आप किसी तरीके से गलत पाए जाते हैं तो आपको 200 रुपये का जुर्माना लगेगा या जेल की सज़ा हो सकती है 1 मास के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इसमें प्रावधान दिया है। सेक्शन 66 यानी प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। इसमें दिया है कि इसमें आपका फेल्योर टू फर्निश प्लान आदि दिया हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में 66 में क्या दिया है? प्लान आदि देने की चूक। ठीक है, फेल्योर टू फर्निश प्लान आदि, किसी प्रकार से आप अगर वो प्लान देने में चूक होता है तो उस व्यक्ति को 1000 रुपये का हमें जुर्माना दंडनीय देना पड़ता है। ठीक, हम डिटेलिंग थोड़ा सा बताते जाएंगे, हर सेक्शन के बारे में आपको थोड़ा डिटेलिंग देते जाएंगे ताकि आपको उससे अवेयर रहे और जानते रहें। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 67 धारा 67 क्या हो जाता है? एम्प्लॉयमेंट लॉ का उल्लंघन करना, एम्प्लॉयमेंट लॉ का उल्लंघन कराने श्रमिकों के नियोजन संबंधी कानूनों का उल्लंघन करना इसमें दिया गया है। ठीक, इसमें भी अगर किसी प्रकार से आप दंडनीय पाते हैं तो 1000 रुपये का 1000 रुपये का जुर्माना आपके लगना पड़ेगा, दंडनीय देना पड़ेगा, या जेल की सज़ा 3 मास की होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 68 का विषय क्या हो जाता है?
तो पर्सन बिलो 18 ईयर के नियोजन पर दंड, 18 साल से व्यक्तियों का नियोजन किसी भी वजह से, किसी भी कारणवश माइन में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा मालिक, एजेंट या मैनेजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 69 सेक्शन में क्या दिया हुआ है। 69 में आपका मैनेजर नियुक्त करने में असफलता, यानी फेल्योर टू अपॉइंट मैनेजर। जैसे कि सेक्शन 17 के तहत अपॉइंटमेंट मैनेजर होता है, तो उसी के बारे में दिया गया है। अगर आप उसके फेल्योर हो जाते हैं तो उनमें आपको, जैसे कि माइन चला रहे हैं आप, बिना मैनेजर के माइन चला रहे हैं, तो आपको तो इसके लिए दंडनीय होना ही पड़ेगा। तो 3 महीने की आपकी जेल हो सकती है और 2500 रुपये की आपकी क्या हो जाएगी, जुर्माना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन 70 यानी धारा 70 में क्या दिया हुआ है। एक्सीडेंट का नोटिस दिया है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन मन देखते जाइएगा, क्योंकि मैं वैसे तो बता रहा हूँ और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वरना मैं व्हाट्सएप पर भी भेज दूँगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाता है सेक्शन 70 एक्सीडेंट का नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, जैसा सेक्शन 23 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मान लीजिए उसका नोटिस देने में सफल रहा, मान लीजिए किसी कारण से, तो इसमें आपका 3 मास का जो है जेल होता है या 500 रुपये का जुर्माना होता है। याद रखिएगा ये सभी चीज़ें हाईलाइटेड। आप माइंड एक्ट पढ़ते हैं बुक के थ्रू, बुक हार्ड कॉपी अपने पास रखें, हिंदी में हो या अंग्रेजी में, उसको हाईलाइटेड हर एक पॉइंट को कीजिए और याद कीजिए। 100% आपको याद होगा और समझ में भी आएगा, मेरा पूरा कोशिश है। इसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 71 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन 71, इसमें क्या दिया गया है प्रावधान। तो इसमें प्रावधान दिया गया है कुछ मामलों में ऑनर, मैनेजर और चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट देना, ऑप्शन ए। जैसा कि इसमें आपको बोला जा रहा है कि कुछ मामलों में मालिक आदि का चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट देना है, यानी ऑनर ETC टू रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर इन सर्टेन केसेस। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन 72 का विषय क्या हो जाता है, किस बारे में दिया गया है। सेक्शन जब आप पढ़ेंगे 72, तो खान में नियोजित व्यक्तियों के दायित्व, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है इसमें, तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, सेक्शन 72A। देखिए जब भी अमेंडमेंट हुआ था, ABCD जब भी ऐड है, समझ लीजिए कि ये अमेंडमेंट हुआ ही हुआ है। तो इसमें दिया है कुछ रेगुलेशन को उल्लंघन हेतु विशेष प्रावधान, जैसे कि कुछ रेगुलेशन को हम लोग फॉलो नहीं करते या उल्लंघन करते हैं, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगर इसका करते हैं 6 मास की सजा हो सकती है और 2000 रुपये की आपकी क्या हो सकती है, या वो दंडनीय हो सकती है, या दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन 72B का विषय क्या हो जाता है। सेक्शन 72B का विषय मतलब इसमें क्या प्रावधान दिया गया है। तो देखिए सेक्शन 22 के आदेशों के उल्लंघन हेतु विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ऑप्शन ए। इसमें भी जब आप इसको पढ़ेंगे तो सेक्शन 22 जब आप पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो सेक्शन 22 यानी धारा 22 के आदेशों का उल्लंघन अगर करते हैं तो यह आपका सेक्शन 72B के तहत आता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है दिया है सेक्शन 72C, यानी इसमें क्या दिया है। देखिए सारे ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए ही दिया है, तो ऑप्शन पे मत जाइए, हमेशा फोकस आंसर पे कीजिए। ऑप्शन तो ऊपर नीचे ABCD हो सकते हैं। मैंने जल्दबाजी में मतलब मैंने इसको लगता है किया होगा, तो पहले तो मेहनत करना, आप सोच सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, तो बस उस मेहनत को समझ के आप लोग तैयारी कीजिए और मेरा पूरा एफर्ट रहता है। कोई डाउट सवाल या कुछ इम्प्रूवमेंट रहते होंगे तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाता है आंसर आपका ऑप्शन ए। जैसा कि मेरा काम है आपको सेक्शन पूरा याद करवा देना, रट्टा मारवा देना, एक भी चीज़ आपसे छूटे ना। उल्लंघन जिससे जीवन को खतरा हो, यानी कानून का ऐसा उल्लंघन जिसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंट्रावेंशंस ऑफ लॉ विथ डेंजरस रिजल्ट।
सेक्शन 73 किस पर लागू होता है? अब बताइए सेक्शन 73 किस पर लागू होता है, क्वेश्चन 17 में पूछ रहा है। तो आदेशों की अवज्ञा, ऑप्शन ए। जैसा कि हिंदी में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी में सब कुछ पता चले, क्योंकि हिंदी वाले मेरे स्टूडेंट ज़्यादा हैं कि उनका मांग रहता है। बाकी इंग्लिश में मटेरियल प्रोवाइड मैं किया हुआ हूँ, जो इंग्लिश चाहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि DGMS का एग्जाम देखिए अलग अलग भाषाओं में, तेलुगु में कराता है, अलग अलग भाषाओं में कराता है। तो हिंदी इंग्लिश हर एक भाषा में तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता है। दो ही लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में मैं मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। क्वेश्चन 73 का आदेश यही है, अरे आदेश कह रहा हूँ, ऑप्शन ए है कि आदेशों की अवज्ञा यानी जनरल प्रोविजंस फॉर डिसोबिडियंस ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर में सेक्शन 74 संबंधित क्या दिया गया है प्रावधान, कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा होगा पूर्व दोष सिद्धि के बाद बड़ा हुआ जुर्माना, यानी मैंने इसको बोले तो इनहेंस पेनल्टी आफ्टर प्रीवियस कन्वेंशन, इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें सेक्शन आपका कौन कौन सा आ जाता है, 72B और 72C आएगा, इसको पढ़िएगा। उपरोक्त सभी उपबंधों से किसी अधीन के बीच इसमें आपका आता है। जब आप पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेलिंग तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन 75 में क्या दिया गया है? तो ऑनर एजेंट या मैनेजर का अभियोजन, अभियोजन मतलब समझते हैं ना, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हर एक सेक्शन को देखिए, याद करिए बिल्कुल सही तरीके से। मैंने इससे आसान मैंने नहीं लगता कि कोई सेक्शन आपको याद करवा सकता होगा अभी तक, जितने भी यूट्यूब पर वीडियो पड़े। जब आप किसी चीज़ को MCQ प्रैक्टिस करते हैं तो अंततः याद होता है। एक वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए, और एक बार हो सके तो लिख जरूर लीजिए, ताकि 100% आपका याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका सेक्शन 76 कुछ मामलों में ऑनर का उदाहरण। ऑप्शन ए मतलब क्या कहना चाह रहा है, कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए देना चाहूँगा कि सेक्शन 66 में क्या दिया गया है, कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनर इन सर्टेन केसेस के बारे में दिया गया है। थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ लीजिएगा। आते हैं सेक्शन 77 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कुछ दशाओं में ऑनर एजेंट मैनेजर की जिम्मेदारी से छूट इसमें दिया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्जेप्शन ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर फ्रॉम लिएबिलिटी इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर सेक्शन 78 में क्या दिया गया है? आदेश देने की शक्ति। आदेश देने की शक्ति मतलब आदेश कौन दे सकता है? द पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर। तो आदेश देने की शक्ति के बारे में दिया गया है। कौन दे सकता है? तो न्यायालय यानी कोर्ट दे सकता है। क्या दे सकता है? तो इसको पढ़िएगा, 100% श्योर हो जाएंगे आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर जिसमें सेक्शन 79 में संबंधित दिया गया है कि अभियोजन को सीमित करना। अभियोजन को सीमित करना, ऑप्शन ए। अभियोजन को सीमित करना, लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 में दिया गया है सेक्शन 80 के बारे में, यानी अभी तक आपके 8 सेक्शन और बचे हुए हैं। तो सेक्शन 80 में क्या दिया गया है? अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है कि सेक्शन 88 का प्रावधान क्या हो जाता है? तो अभियोजन के स्थान पर मामला कमेटी को देना। समझ सकते हैं इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब रेफरेंसेस टू कमिटी इन लिeu टू प्रोसिक्यूशन इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। सेक्शन 82 दिया गया है। इसमें दिया गया है ऑप्शन ए इज करेक्ट। खान एक्ट के अधीन मतलब माइंस एक्ट के अधीन है या नहीं, इसका निर्णय करना। डिसीजन ऑफ क्वेश्चन वेदर माइन इज अंडर दिस एक्ट, को भी प्रश्न का निर्णय है तो माइंस एक्ट के अधीन है या नहीं, यह जानना। क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन 83
एक्ट लागू होने से छूट की देने की शक्ति, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्ट के लागू होने से छूट देने की शक्ति, पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एक्ट के बारे में दिया गया है। सेक्शन 84 पर आते हैं। 84 में दिया गया है आपका 28 नंबर क्वेश्चन में कि आदेशों को बदलने या विखंडित करने की शक्ति, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन 85 सरकार के खानों पर एक्ट लागू होना। मतलब देखिए, सरकार के खानों पर एक्ट लागू का होना मतलब जितने भी सरकार के खाने हैं, गवर्नमेंट की सरकार माइंस हैं जैसे CIL की, जो कि आपका पब्लिक सेक्टर में आती है, तो उन पर भी एक्ट लागू होगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 85, मतलब क्वेश्चन नंबर 85 सेक्शन 85A क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30 क्या बोलता है सेक्शन 85A में कि नोटिस आदि देने के लिए बाध्यता, साइनिंग ऑफ रिटर्न नोटिस ETC विवरणी नोटिस, अरे सॉरी क्या दिया है 85A है ना, तो पर्सन रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस एक्सेट्रा शैल बी लीगली बाउंड टू डू, मतलब नोटिस आदि देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ऐसा करने के लिए कानूनन बाध्य हो सकते हैं। इस सेक्शन में इसके बारे में दिया गया है। प्रश्न संख्या 31 सेक्शन 85B में आपका सिग्निंग ऑफ रिटर्न नोटिस ETC मतलब विवरणी नोटिस आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन हो जाता है सेक्शन 85C से, इसमें दिया गया है दी गई सुविधाओं पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसा कि दी गई सुविधाओं का जन सुविधाओं के लिए कोई भी फीस या चार्ज नहीं लिया जाता है। नो फीस और चार्ज टू बी रिलाइज फॉर फैसिलिटी एंड कन्वेंसेस। इस एक्ट के अधीन कोई भी बंदोबस्त अगर की जाती है तो उस पर किसी भी फीस नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का फीस नहीं लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 33 सेक्शन 86 पर लागू होता है। किस पर लागू होता है भाई? तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कुछ धारा में माइंस एक्ट पर लागू होता है। याद रखिएगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कुछ धाराएं माइंस पर लागू होता है। जब सेक्शन 86 पढ़िएगा आप तो उसमें आपको मिलेगा। सेक्शन 87 पर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 34। इसमें दिया गया है आपका क्या दिया गया है, एक मिनट, हाँ पेन ले लेता हूँ। गुड फेथ में किए गए कार्यों की सुरक्षा। सेक्शन 87 में दिया गया है सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए बचाव, यानी प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। प्रश्न संख्या 35 में यह अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, इस क्लास का। सेक्शन 88 में क्या है? तो 1923 के माइंस एक्ट का निरस्तीकरण, मतलब जो इससे पहले आपका माइंस एक्ट बना था ना 1923 में, उसका निरस्तीकरण दिया गया है। ऑप्शन ए। 1923 से पहले कौन सा माइंस एक्ट लागू हुआ था बताइएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप कमेंट करके बताएं। 1923 से पहले कौन सा माइंस एक्ट चलता था? 1902, 1901, 1905, 1904। कौन सा 1923 से माइंस एक्ट 1923 से पहले एक्ट लागू था, उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप इतना समझ में आया हो। ये भी बताइएगा कि माइंस एक्ट 1952 में कितने चैप्टर हैं। क्लियर? और भी कुछ सवाल हो तो बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट मत करना भूलिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई करूं, और निरंतर ऐसे हम लोग अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम अब पास में है और तैयारी में लग जाइए। किसी प्रकार का हेल्प क्लासेस या नोट्स चाहिए होंगे, मुझे कमेंट मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने की कोशिश कम कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास एवरी डे वीक, मतलब थर्ड, मैं 3 क्लास लेता हूँ हमेशा। तब तक जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे का ज्ञान, मायने की पहचान। जय हिंद, जय मानी।